क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो अभी तक हम ऑलमोस्ट जो है चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, हमने देखा एंडोस्पर्म के टाइप क्या होते हैं, एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, और एंडोस्पर्म की जेनेटिक्स को भी समझने की हमने कोशिश की। ठीक है, और इससे जुड़े हुए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे बेटा डीपीएस के अंदर कि एंडोस्पर्म का जीनोटाइप क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर को लेकर भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो बेटा वैसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार उनको जो है बुकमार्क कर लीजिएगा, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीएस में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक होते हैं। इसलिए बेटा डीपीएस को लेकर, टेस्ट को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है। यदि आप में से कई बच्चे जो है डीपीएस से आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो बेटा मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप कम से कम आप अपनी एमसीक्यू बुक को अच्छे से लगाइए, सारे कम से कम एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और कुछ प्रश्नों के आप उत्तर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले तो ये बता दो कि ये जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन में कौन सी घटना को हम दर्शा रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ, यानी क्या इस एनिमेशन में क्या देख रहे हो आपके, यानी कौन सी घटना आपको इस एनिमेशन में दिखाई दे रही है? एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं केवल इंट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताइए क्या है। चलो अब रिलेवेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आपको बताना है नेम ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ द प्लांट, पौधे का नाम बताना है जिसमें कि आपने डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टडी की आपने, यानी डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टडी जिस पौधे में की गई उस प्लांट का नाम बताइए। साइंटिफिक नेम बताना है आपको, नेम ऑफ द प्लांट जिसमें कि डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का अध्ययन किया गया। ठीक है, आपको बताना है नेम ऑफ द प्लांट जिसमें कि मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की गई। आपको बताना है उस पौधे का नाम बताना है जिसमें कि मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का इसमें कि अध्ययन किया गया। ठीक है, आपको यह भी बताना है बेटा कि उस प्लांट का नाम बताइए जिस प्लांट में मोस्ट कॉमन एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट का स्टडी किया गया था। दिमाग पर जोर डालिए, आपको मालूम चलेगा आंसर के, यानी आपको बताना है उस पौधे का नाम बताना है जिसमें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट का अध्ययन किया गया, उस पौधे का नाम बताइए। नेम ऑफ द प्लांट जिसमें कि आपको ट्रांसलेटर एपरेटस देखने मिलता है, उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि आपको ट्रांसलेटर एपरेटस देखने मिलता है। उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें कि ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। क्लियर? ठीक है, उस पौधे का नाम बताइए जिसमें कि पॉलिनेशन के लिए लिवर मैकेनिज्म आपको देखने मिलता है। ठीक है, रिकॉल, देखो बेटा मैं बार बार पूछता हूं, इसलिए पूछता हूं ताकि फटाफट दिमाग में आपके चीजें रिकॉल होती चली जाए। तो उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टडी किया गया। उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टडी किया गया। उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट का स्टडी किया गया। उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि ट्रांसलेटर एपरेटस पाया जाता है। उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि लिवर मैकेनिज्म हमको देखने मिलती है। क्लियर? चलिए, ठीक। तो देखो बेटा, अब पिछली क्लास में देखा था हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम, तो हमने कहा था कि जो एम्ब्रियो होता है जाइगोट से पहले बनेगा
प्रो एम्ब्रियो से बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो बनेगा एंड मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। इस बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था, ठीक है ना, किस प्रकार से। और एक एम्ब्रियो में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको अलग अलग शेप देखने मिलते हैं, और ये शेप में परिवर्तन क्यों होता है। अरे यानी जो एम्ब्रियो ग्लोबुलर था वो हार्ट शेप हो गया, हार्ट शेप ग्लोबुलर से, देखो सच में यदि बिल्कुल डिटेल में देखना है तो ग्लोबुलर हुआ, ट्रायंगुलर हुआ, हार्ट शेप हुआ, टॉर्पिडो शेप हुआ और मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। तो ये परिवर्तन किस चीज के कारण हो रहे हैं, ये परिवर्तन केवल कॉटिलिडन के डेवलपमेंट के कारण हो रहे हैं। व्हाई दिस शेप गॉट चेंजेस, कि शेप क्यों बदल रहा है, कॉटिलिडन का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए शेप बदलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। फिर हमने टर्मिनल सेल, बेसल सेल, किस प्रकार के से प्रो एम्ब्रियो डिवाइड करेगा, हाइपोफाइसिस क्या होता है, इन चीजों पर हमने पिछली क्लास में बात किया हुआ था, ठीक है ना। फिर डाइकॉट एम्ब्रियो के लेवलिंग के लेके मैंने आपसे कहा था कि बेटा मैं हर बार आपसे बोल रहा हूं कि जो आपको मैंने 11th और 12th वाले एनसीईआरटी का जो वर्क बुक दे रखा है आपके पास, जो है डाउनलोड सेक्शन में एक वर्क बुक होगा बेटा। किसके डाउनलोड सेक्शन में, बायोमेंटर्स ऑनलाइन के डाउनलोड सेक्शन में वर्क बुक है 11th और 12th एनसीईआरटी का। उसमें केवल इमेजेस हैं और ऐसी इमेजेस हैं जिसमें कि लेवलिंग नहीं है। आपको उस वर्क बुक को ड्यूरिंग दिस सेशन पूरी वर्क बुक आपकी भरी हुई होना चाहिए, ड्यूरिंग दिस सेशन पूरी वर्क बुक आपकी अच्छे से भरी हुई होना चाहिए बेटा, और उस वर्क बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट मिनट एग्जाम में रिवाइज करने में, ठीक है ना। तो देखिए प्लीम्यूल हमने कहा था कि जो टिजला में एमरल एक्सिस है उसके टॉप एंड पे क्या मिलेगा हमें, इपिकोटाइल, जो एमरल एक्सिस टिजला में उसका, उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो हिस्सा जो टॉप पे इसमें इपिकोटाइल में क्या होगा, कॉटिलिडन से ऊपर वाला उभरा हिस्सा इपिकोटाइल, उसमें क्या होगा, प्लूम्यूल होगा, और हाइपोकोटाइल के सिरे पे क्या होगा, रेडिकल देखने मिलेगा। प्लूम्यूल इज द पॉइंट फॉर द शूट डेवलपमेंट, रेडिकल इज द पॉइंट फॉर द रूट डेवलपमेंट, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है ना, क्लियर। फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी हमने किसमें की थी, सैजिटेरिया प्लांट में की थी। डाइकॉट की किसमें की थी हमने, कैप्सुला प्लांट में की थी। यही तो क्वेश्चन पूछे थे अभी मैंने, ठीक है ना, क्लियर। फिर देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मैंने आपसे कहा था शील्ड शेप का हमें एक कॉटिलिडन दिखाई पड़ेगा, जैसे हम स्कूटेलम बोलेंगे। कोलेप्टाइल जो कि प्लूम्यूल की कवरिंग होगी, कोलेराइजा जो कि रेडिकल की कवरिंग होगी, ठीक है। और यहां पर जो प्लूम्यूल होगा वो कहां होगा, वो लेटरल पोजीशन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि टॉप पे क्या आ चुका है, स्कूटेलम या कॉटिलिडन आ चुका होता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे बेटा, हम बात करेंगे सीड पर, बात करेंगे हम कि बीज क्या किस तरह के होते हैं, सीड कैसे होते हैं, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे कहा था कि जो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया थी वो था ओव्यूल के, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन जाता है सीड और ओवरी बन जाती है फ्रूट, ठीक है ना। ये तो हमको शुरू से मालूम है। एंड व्हाट इज ए सीड, एक बीज क्या होता है, एक सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा आपको, एम्ब्रियो मिलेगा आपको उसमें, ठीक है, उसमें एम्ब्रियो मिलेगा। और जब इस बीज को आप बोते हो तो उस एम्ब्रियो से सीडलिंग निकलेगा, नया पौधा बनेगा, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं एक सीड को देख रहे हैं, एक वीन सीड के, एक हम जो है वीन के मटर के बीज को देख रहे हैं, यहाँ पे हम के फली के बीज को देख रहे हैं। आप देखिए प्लूम्यूल जो फर्स्ट लीफ को बनाएंगे, हम कहते हैं जो कि शूट एपेक्स को प्रोड्यूस करेंगे। फिर इपिकोटाइल अपर स्टेम है, हाइपोकोटाइल जो होता है वो लोअर वाला पार्ट होगा, लोअर स्टेम वाला पार्ट कहलाएगा। रेडिकल रूट इनिशिएटिंग पॉइंट होगा, प्लूम्यूल जो होता है वो शूट इनिशिएटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर कि फ्यूनिकल से ओव्यूल जुड़ा था, और वही पॉइंट ऑफ, देखो हाइलम ऑफ सीड और हाइलम ऑफ ओव्यूल दोनों पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दोनों जो है, देखो भाई ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट हुआ है, तो जो वहां हाइलम था यहां भी हाइलम है, के माइक्रोपाइल ऑफ सीड। देखो बेटा अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिमाग में रखना, अच्छे से डाल लेना, के माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल फॉर, लिख लेना, फॉर पॉलन ट्यूब एंट्री, ये पॉलन ट्यूब के प्रवेश के लिए होता है, ठीक है। और माइक्रोपाइल सेम चीज है, सेम छेद है, माइक्रोपाइल ऑफ सीड। अब ये ओव्यूल सीड बन गया है फॉर वाटर एंट्री, अब वाटर एंटर करेगा, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना के माइक्रोपाइल ऑफ सीड वाटर की एंट्री के लिए होता है, उसमें पॉलन ट्यूब एंटर नहीं करेगी क्योंकि जरूरत ही नहीं पॉलन ट्यूब एंटर करने की। और माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल जो है वो पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए होता है। याद रखना दोनों ओपनिंग है, ठीक है ना, क्लियर। क्या लिखा है देखो एनसीईआरटी में, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेरी गुड के, एंड सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के।
इसे हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। सीड फल के अंदर होते हैं, तो मतलब एक जो सीड फल के अंदर होते हैं, और फल क्या होते हैं बेटा, फ्रूट क्या होते हैं, दे आर दी फर्टिलाइज्ड ओवरी, वो फल बनाती है। तो एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल होते हैं, इसलिए एक फ्रूट में कई सारे जो है वो सीड हो सकते हैं। एक सीड में क्या होगा, सीड कोट होंगे। व्हाट इज सीड कोट, जो आउटर इंटेगुमेंट था वो आउटर सीड कोट बन जाएगा, इनर इंटेगुमेंट था इनर सीड कोट बन जाएगा। आउटर सीड कोट को बोलेंगे हम टेस्टा, जो कि वास्तव में क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट था ये, है ना। टैगमेन अंदर वाला सीड कोट है, जो कि इनर इंटेग्यूमेंट था बेटा, ठीक है ना। मतलब जैसे ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट थे, वैसे ही सीड में हमको 2 सीड कोट दिखाई पड़ रहे हैं। आउटर सीड कोट जो है वो आउटर इंटेगुमेंट है एक्चुअली में, और इनर सीड कोट इनर इंटेगुमेंट है। आउटर सीड कोट को टेस्टा बोलते हैं, इनर वाले को हम टैगमेन कहते हैं, ठीक है। अंदर क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो होगा और कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियो होगा या कॉटिलिडन, और जहां पे कॉटिलिडन कम जो है कम डेवलप होगा वहां पे एंडोस्पर्म देखने मिलेगा हमें, ठीक है ना, क्लियर। The cotyledon of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve as in legume के। तो क्या होते हैं बेटा, cotyledon क्या होते हैं, they are actually the, हम कह सकते हैं कि they are the embryonal leaves, ठीक है। provide nutrition to the developing seedling, ठीक है। विकसित होते हुए सीडलिंग को, नवजात पौधे को ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैच्योर परिपक्व सीड जो होते हैं, मैच्योर सीड होते हैं, वो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस हो सकते हैं। देखो बेटा, एल्बुमेन का मतलब क्या होता है, एल्बुमेन का मतलब होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो मैच्योर सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं होता है, मे बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, हो सकता है क्योंकि वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया गया होता है। भाई डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो भोजन चाहिए होता है वो कहां से लेता है, फूड, वो फूड लेता है एंडोस्पर्म से। तो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो जब इस्तेमाल कर लेगा तो वहां पर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, हम बोलेंगे एक्स एल्बुमिनस सीड बोलेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो ने थोड़ा सा फूड इस्तेमाल किया, थोड़ा सा एंडोस्पर्म यूज किया, बाकी बचा रह गया, तो ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे या एल्बुमिनस सीड बोलेंगे उसे हम, क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए, है ना। तो एनसीईआरटी के इमेजेस को बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा आप, है ना, एग्जाम में जो है लेवलिंग के लिए आ सकते हैं। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं बेटा, सीड कोट दिखाई पड़ रहा है, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट होगा, अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये कॉटिलिडन प्रेजेंट है इसमें, क्या क्लियर। फिर देख रहे हैं आप कि शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ये क्या है, प्लूम्यूल वाला पॉइंट है, ठीक है, और रूट टिप रेडिकल वाला पॉइंट है। हाइपोकोटाइल जो है वो कोटिलिडन का नीचे वाला हिस्सा, जिसके सिरे पे क्या होगा, जो है वो रेडिकल होगा बेटा, और आपको हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस दिखाई पड़ रहा है, मतलब एमरोल एक्सिस टिजुलम का निचला हिस्सा जो है वो हाइपोकोटाइल है, जहां पर रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखो ये हम देख रहे हैं जो है, ये क्या देख रहे हैं हम, ये हम एक्स एल्बुमिनस के, हम एक एक्स एल्बुमिनस सीड को देख रहे हैं। अब देखो इस सीड में क्या है, इस सीड में एल्बुमिन या एंडोस्पर्म नहीं है, वीन का सीड देख रहे हैं। देखो आप, सीड कोट है, अंदर फिर हमें कॉटिलिडन दिखाई पड़ रहे हैं और रेडिकल प्लूम्यूल दिखाई पड़ रहा है, एमरोल एक्सिस दिखाई पड़ रहा है। तो इन सीड में से कि हम बीन्स की बात करें, फलियों की बात करें, उनमें क्या होता है, उनमें कॉटिलिडन होता है, ठीक है। जबकि मोनो, ये क्या है, डाइकॉट सीड है, ये डाइकॉट का सीड है, और ये आप देख रहे हो मोनोकॉट का सीड देख रहे हो आपके। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें बड़ी मात्रा में अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और कॉटिलिडन जो है छोटा सा है, जो शील्ड के समान है, हमने स्कूटेलम कहा हमने, ठीक है। देखो स्कूटेलम कॉटिलिडन है और ये एंडोस्पर्म के। तो बेसिकली क्या है, ये एल्बुमिनस सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जो मोनोकॉट में हमको देखने मिलते हैं, स्पेशली ग्रास फैमिली के अंदर, क्लियर। चलिए देखो ध्यान, देखो बेटा मैं मल्टीपल इमेजेस क्यों दिखाता हूं, ताकि आपके दिमाग में एक परसेप्शन इमेज बैठ जाए। आपके सीड कोट देखिए, कॉटिलिडन देखिए, एंडोस्पर्म धीमे धीमे कंज्यूम होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मेन फूड कॉटिलिडन के अंदर इकट्ठा रहेगा बेटा, देख रहे हैं आप। तो आपको दिखाई पड़ रहा है एमरोल एक्सिस दिखाई पड़ रहा है, रूट रेडिकल दिखाई पड़ रहा है, प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑलरेडी एग्जाम में एक बार बेटा आ चुका है,
क्लियर? और इसको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा के। सबसे बाहर क्या है, ये पेरिकार्प। अब पेरिकार्प मतलब क्या होता है, ये ओवरी की वॉल से बनने वाली फ्रूट वॉल होती है, ठीक है, भूलना नहीं बेटा के। यानी ओवरियन वॉल से जो ओवरी की वॉल है, देखो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बनेगी, ओवरी की वॉल को जो है जब फ्रूट वॉल बन जाएगी उसे पेरिकार्प बोलेंगे। बाहर पेरिकार्प दिखाई पड़ रहा है। फिर क्या देख रहे हो अंदर इसमें जो है वो, अब देखो यदि आपको, अब मेरी कुछ छोटी छोटी बातें समझना बेटा के। इस इमेज में एक बात और क्लियर है कि ये जो फल है इसमें केवल एक ही सीड प्रेजेंट है, मतलब ये ऐसा फ्रूट है इसमें केवल एक सीड प्रेजेंट है। और याद रखिए ये क्या है, ये हम देख रहे हैं एक ग्रेन देख रहे हैं, अनाज का दाना देख रहे हैं। और ऐसे फ्रूट होते हैं, ऐसे फ्रूट कहलाते हैं कैरियोप्सिस प्रकार के फ्रूट कहलाते हैं, जिसमें कि फ्रूट वॉल और जो है सीड वॉल आपस में फ्यूज होती है। ये मैंने कहां बताया हुआ है, ये मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बताया हुआ है कि जब फ्रूट वॉल और सीड वॉल फ्यूज कर जाएगी बेटा तो क्या कहलाएगा, उसे हम कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं, जो फैमिली ग्रैमिनी में हमको देखने मिलता है। अब देखिए अंदर क्या इकट्ठा, इसमें अंदर आपको एंडोस्पर्म दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंडोस्पर्म की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो कुछ ऐसी सेल से बनी होती है जिनमें प्रोटीन अधिक इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं हम एलिरॉन लेयर कहते हैं, एलिरॉन लेयर कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म की आउटर लेयर को हमने एलिरॉन लेयर कहा बेटा हमने। फिर हमने देखा शील्ड के समान हमें जो है कोटिलिडन स्कूटलम दिखाई पड़ रहा है, और हम आप वो कहा जहां पे जुड़ा हुआ है वहां पर एक्चुअल एम्ब्रियो प्रेजेंट है। कोलियोप्टाइल प्लूमिल की कवरिंग है और कोलोराइजा रेडिकल की कवरिंग है। और ये जो देख रहे हो ये क्या है बेटा, ये है टिजलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस है टिजलम, हमको ये दिखाई पड़ रहा है, टिजलम एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ लेवलिंग जो मिसिंग है वो मैंने आपको पूरा करा दिया इसमें, और ये आपको बेटा दिमाग में रखना अच्छे से। और ये इमेज ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है बेटा, क्लियर, ठीक है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो बेटा, मतलब जब कभी कोई नॉन एल्बुमिनस सीड होगा तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें जो है एंडोस्पर्म देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था तब सीड पूरी तरीके से जो है वो जो उस सीड के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसने एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया था। एग्जांपल क्या है इसके, पी, ग्राउंडनट, वेरी वेरी आईएमपी जो एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा बचा रहता है, और उसे बोलते हैं, ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं इसको हम, या इसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एग्जांपल इसका है व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। कैस्टर एक डाइकॉट है, कैस्टर इज ए डाइकॉट जिसके अंदर हमको एल्बुमिनस सीड देखने मिलता है। बाकी ये तीनों क्या है, तीनों ये हैं मोनोकॉट हैं, फैमिली ग्रैमिनी के ये मेंबर हैं, ठीक है। याद रखना कैस्टर एक डाइकॉट है जिसमें कि एल्बुमिनस सीड हमको देखने मिलता है, क्लियर। अब कल मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑकेजनली इन सम सीड, कभी कभी कुछ बीज में क्या होता है कि जो न्यूसिलस होता है वो बचा रह जाता है, कभी कभी कुछ सीड के अंदर जो न्यूसिलस। अब आप बोलोगे सर न्यूसिलस क्या था ये, अरे भाई शुरू से ओविल के अंदर प्रेजेंट क्या था, ओविल के अंदर शुरू से न्यूसिलस प्रेजेंट था। डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को, विकसित होते हुए एम्ब्रियो सेक को नॉरिशमेंट कौन ने प्रोवाइड किया था, विकसित होते एम्ब्रियो सेक को नॉरिशमेंट प्रोवाइड किया था न्यूसिलस नेट के। तो जो न्यूसिलस है बेटा वो कभी कभी बचा रह जाता है, तो बचे हुए न्यूसिलस को बोलते हैं हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, पेरिस्पर्म कहते हैं। इसके लिए हम पेरिस्पर्म वर्ड का यूज करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम में पूछा गया है बेटा के, क्लियर। तो अब कोई पूछेगा, अब देखो एग्जाम में बहुत चतुर है, वो आपका दिमाग पढ़ना जानता है, उसे मालूम है कि तुम एंडोस्पर्म रट के आए हो, तुम्हें मालूम है अच्छे से कि एंडोस्पर्म जो है सीड के अंदर फूड रिजर्व होता है, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3n होता है, जिम्नोस्पर्म का n होता है। यदि एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करेंगे वो 3n होगा, जिम्नोस्पर्म का n होगा। लेकिन जब मैं पूछूंगा पेरिस्पर्म क्या होता है, आंसर आना चाहिए 2n। क्यों, अरे भाई पेरिस्पर्म तो न्यूसिलस से बना है ना, और न्यूसिलस तो डिप्लॉइड टिश्यू था,
न्यूसीलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसीलस डिप्लॉइड टिश्यू था, उससे पेरिस्पर्म बना है तो वो भी डिप्लॉइड होगा। ठीक है, क्लियर? देखो, है ना, अंतर दिमाग में रखना बेटा चीज के। और देखो एक बात बेटा, जो एग्जांपल है ना इसके, जो एग्जांपल है पेरिस्पर्म का, वो क्या है बेटा, याद रखना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मैंने कल कहा था आपसे, और बीट। ठीक है, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं वाला, समझ गए ना, इसलिए मैं कई जगह पर आईएमपी लगवा रहा हूं उसमें। तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में फर्क क्या है, तो कई बार फर्क याद नहीं रहता, इसलिए हमने एक टेबल बना लिया। यहां पे हमने दो कॉलम बनाए, एक में लिखा पेरिस्पर्म, दूसरे में लिखा हमने एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म में लिखा हमने इट रिप्रेजेंट परसिस्टेंट रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस इन द सीड, ये बीज के अंदर न्यूसिलस के अवशिष्ट को बतलाता है। पेरिस्पर्म बीज के अंदर न्यूसिलस के अवशिष्ट को बतलाता है। और एंडोस्पर्म में क्या लिखा हमने, इट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से विकसित होता है, यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से विकसित होता है। फिर पेरिस्पर्म में लिखा हमने इट इज ए पार्ट दैट बिलोंग्स टू द सीड, ये पेरिस्पर्म वो भाग होता है जो बीज में ही मिलेगा और इसका ये बीज में ही प्रेजेंट रहता है, जबकि जो एंडोस्पर्म होता है ये हमेशा जो है एक रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में बनता है। ठीक है, क्लियर? फिर पेरिस्पर्म जो है जनरली ड्राई होता है, शुष्क होता है, जबकि एंडोस्पर्म जनरली जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है या सॉफ्ट होता है। पेरिस्पर्म का एग्जांपल है ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट लिख लेते हैं। ठीक है, और एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है बेटा, कोकोनट वाटर। ठीक है, पी और बीन्स हटा देते हैं, कोकोनट की बात करें बेटा हम यहां पे। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम सीरियल्स की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, ऐसा करते हैं हम। हालांकि पी के अंदर, बीन के अंदर भी एंडोस्पर्म बनता है, पर वो कंज्यूम कर लिया जाता है, इससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वो हटा के एग्जांपल लग दिया सीरियल्स के, कोकोनट एंड सीरियल्स। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा इंटेगमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट के। जो मैंने आपसे बताया बेटा कि ओव्यूल के इंटेगमेंट कठोर हो जाते हैं और सीड कोट बन जाते हैं, और आउटर सीड कोट हो जाता है टेस्टा। ठीक है, इनर कहलाता है टेगमेन, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। मैंने वाटर कहा था, ऑक्सीजन भी नोट कर लेना उसमें, ठीक है ना। ठीक है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, वाटर कहां से आएगा, उसकी एंट्री का पॉइंट क्या होगा, तो वो होता है माइक्रोपाइल, याद रखिएगा। ठीक है, एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, के जब एक बीज परिपक्व होता है तो उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और सीड जो है वो ड्राई जाता है, और ड्राई सीड जिसको हम स्टोर करते हैं उसके अंदर 14% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। ये एक छोटी क्लास की इंफॉर्मेशन है। किसान जो बीजों को संग्रहित करते हैं ना, उसके अंदर 14% से कम नमी होना जरूरी होता है, नहीं तो बीज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 10 to 15% मॉइस्चर जो है बाईमास रहता है, और जो जिसको हम रख सकते हैं जो ड्राई होता है, सीड होता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, जैसे ही देखो बेटा सिंपल सी बात है, वाटर इज द मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन, प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम हिस्सा वाटर होता है। यदि आपने सीड के अंदर से वाटर कंटेंट कम कर लिया तो बीज के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएंगी। सॉरी, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएंगी। क्यों स्लो डाउन हो जाएंगी वो, इसलिए स्लो डाउन हो जाएंगी क्योंकि कारण ये है कि वाटर कंटेंट कम हो गया है, तो केमिकल रिएक्शन जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उन्हें करने को प्रॉपर एक्वस मीडियम नहीं मिल रहा होता है, और इसलिए बीज लंबे समय तक जिंदा रहता है। स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो लंबे समय तक वो जीवित रहेगा। ठीक है, क्लियर? The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. एम्ब्रियो सुप्त अवस्था में से आता है, अब उसकी सेल्स आगे डिवाइड नहीं करेंगे, रुक जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा उनके, इसे बोलेंगे डॉर्मेंसी बोलेंगे के। और हम क्या बोलते हैं, ये जो डॉर्मेंसी होगा बेटा, ये डॉर्मेंसी जो होता है ये सीड के अंदर रहेगा, और इसलिए सीड को लंबा हम समय तक हम स्टोर कर पाते हैं के। जब फेवरेबल कंडीशन है, आपने क्या किया, आप देखो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट क्या है, वो है स्प्राउट्स। ठीक है, आपने मूंग की दाल, जो खड़ा मूंग आता है ना, मूंग की दाल, गोल मूंग की दाल, काला चना, चना आसानी से अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाता है, काबुली चना नहीं, नॉर्मल देसी चना,
वो लिया आपने, एक मुट्ठी चना आपने गला दिया, आपने जो है वो एक हैंडफुल ऑफ आपने जो है वो मूंग की दाल गला दी आपने, ठीक है। आपने आज सुबह मान लो गलाया आपने, फिर रात को आपने क्या किया, जब गल गया 5-7 घंटे हो गया, उसका आपने जो है पानी थोड़ा कम किया, वाटर थोड़ा कम किया, और आपने जो है वो कुछ घंटों के बाद में आपने उसको पोटली में, कपड़े में पोटली में बांध के लटका दिया आपने, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट डे आपने जो है 36 आवर के आसपास आपने बाद अपने उसको खोला, तो आपने देखा कि उसमें छोटे छोटे अंकुर आ गए हैं, और फिर आपने उसको जो है वो अच्छे से धोने के बाद आपने हल्का सा सॉटे किया। सॉटे करने का मतलब होता है कि जो है हार्डली ½ टीस्पून ऑयल लिया आपने, और उसमें आपने हल्का सा उसको जो है वो गर्म कर लिया, ताकि कोई बैक्टीरिया हो, साल्मोनेला बैक्टीरिया जनरली इसमें ग्रो कर जाता है, इसलिए सॉटे करना हमेशा बेहतर होता है। आपने उसको हल्का सा जो है वो सॉटे कर लिया, आपने उसको हल्का सा आधा चम्मच ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल लिया आपने, या कोई भी अच्छा ऑयल लिया, उससे आपने उसको जो है वो अच्छे से जो है वो गरम कर लिया उसको। फिर कटा हुआ टमाटर, प्याज डाल दिया आपने, हरी मिर्ची डाल दी आपने, और बढ़िया ब्रेकफास्ट बन गया। अब ये आपको मैं ब्रेकफास्ट बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मतलब यहां पर मेरा काम रेसिपी बताना आपको नहीं है। मेरा काम ये था कि आपने मुट्ठी भर चना लिया, पानी में भिगोया, आप सुनिए, पानी में भिगोया आपने उसको, आपने एक रात पानी में भिगोया, अगले दिन सुबह उठे आप अपने गीले कपड़े में बांध के उसको लटका दिया, और आपने देखा कि 48 आवर में, 36 से लेके 48 आवर में उसमें अंकुर निकल आए, छोटा छोटा पौधा बाहर निकल आया, उसमें स्प्राउट्स बोला उसको हमने। कैसे हुआ? और वही चना घर में किचन के अंदर रखा हुआ डब्बे में, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने जो पानी में डाल के लटका दिया उसको कपड़े में करके, तो वो अंकुरित हो गया। क्यों? फर्क है मीडियम का। आपने जब पानी में डाला तो आपने उसको वाटर प्रोवाइड किया, जैसे ही वाटर अंदर गया उसमें हाइड्रेशन लेवल बढ़ा उसका, फिर आपने गीले चने को आपने निकाला आपने हवा में लटका दिया, तो ऑक्सीजन भी मिला, बराबर ऑक्सीजन मिला, बराबर वाटर कंटेंट अंदर प्रेजेंट है। अब बेहतर कंडीशन है जर्मिनेशन की, अब सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। और आपको बता दूं मैं, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोस्पर्म का आउटर लेयर, एलिरॉन लेयर। एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर होता है, एलिरॉन लेयर, वो कई सारे ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे फूड डाइजेस्ट होने लगता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, तो अब जो एम्ब्रियो है वो सीडलिंग के रूप में डेवलप हो जाता है। कुछ प्लांट हार्मोन बनने लगते हैं डॉर्मेंसी ब्रेक होने पर, जिब्रेलिन हुआ, ऑक्सिन हुआ, जो बड़ा हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। तो ये सब पढ़ेंगे हम, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इस पे हम, ठीक है ना। तो अभी क्या लिखा, अभी हमने लिखा यहां पे, देखा हमने कि जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे, डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो रखिए वैसे के वैसे बने रहेंगे ये। क्लियर? देखिए आपने एक सीड को लिया, देखिए आपको स्टेप बाय, देखिए एक बीज को आपने जमीन में लगा दिया, कुछ समय के बाद बीज को जो है आपने पानी, आपने क्या करते हो, जब खेत में आप बीज लगाते हो, फसल बोते हो, तो उसके बाद आप उसमें जो है वो सिंचाई करते हो कि नहीं करते हो। बीज को लगाया आपने, फिर पानी डाल दिया उसमें अपने के, ठीक, एडिक्वेट वाटर, आपने इतना पानी नहीं डाला। ऐसा भी नहीं किया कि एक गमले में पौधा लगाया, एक बीज लगाया और हमने 5 बाल्टी पानी लाकर डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि वो बीज सड़ जाएगा बीज, वो ऑक्सीजन आसपास अवेलेबल नहीं होगी, उसको एयर नहीं मिलेगी, सड़ जाए, खराब हो जाएगा उसके। तो आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर डाला जिससे कि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिल जाए और नमी भी मिल जाए उसको। फिर देखिए सीड जर्मिनेट हुआ, रेडिकल निकला, देख रहे हैं आप, रेडिकल से जो है रूट बना इसमें, फिर जो है शूट लीफ निकली इसमें, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें एपिकोटाइल हुआ, उससे जो है वो पुलिम्यूल जो है वो पुलिम्यूल ने क्या किया, शूट को बनाया, और इस प्रकार से एक सीडलिंग बन गया। देखिएगा आप, बड़ा सिंपल सा, हम कहीं भी गेहूं कोई भी सीड को लगाकर ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम सबको अच्छे से मालूम बेटा कि फ्रूट जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी है और सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है ना। तो एक फल के अंदर कई सारे बीज हमको मिलते हैं, क्योंकि एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी कहता है ओव्यूल सीड के रूप में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट के रूप में डेवलप होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक साथ करके, यानी ये घटनाएं एक साथ घटती हैं जो है। ऐसा नहीं होता कि पहले फल बन गया बाद में सीड बनेगा, या पहले सीड बन गया बाद में फल बनेगा, नहीं, सब एक साथ होता है। सीड देखो सिंपल सी बात, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाती है, ठीक है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, के ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बन जाती है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं, याद है ना, ठीक है। देखिए आप ना,
ये जो देख रहे हो ना आप, ये फल, ये हर एक फल एक ओवरी एक्चुअली में, कुछ नहीं है, ओवरी है, फर्टिलाइज्ड ओवरी है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है सीड, जो कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। देखिए, है ना। देखो, पेरिकार्प ओवरी की वॉल से फ्रूट वॉल बना। पेरिकार्प की 3 लेयर होती है बेटा, एक्सोकार्प बाहर वाली लेयर, बीच वाली मीजोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प होती है। फिर सीड देख रहे हो, सीड में एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, और सीड कोट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर। फिर क्या ये वाला जो फ्रूट देख रहे हो आप, इज इट ए ट्रू फ्रूट? क्या ये वास्तविक फल है? यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है। एप्पल एंड पियर, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा बैठ के। एप्पल एंड पियर, सेब फल और नाशपाती, दे आर नॉट ट्रू फ्रूट, ये दे आर दी फॉल्स फ्रूट, ये फॉल्स फ्रूट है। एप्पल में जो फल होता है ना, एक्चुअली में जो फल होता है वो इतना सा होता है, ये दिस इज द एक्चुअल फ्रूट, जिसको आप नहीं खाते हो, छोड़ देते हो। जो आप खाते हो, जो हिस्सा इसका, वो है थैलेमस। ठीक है। तो जब कभी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब कभी ओवरी के अलावा किसी और भाग का फल को बनाने में योगदान होता है, जब ओवरी के अलावा किसी और भाग का फल को बनाने में योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। के whenever instead of ovary some other part participate in the development of the fruit, उसे बोलेंगे हम false fruit। क्लियर? ठीक है। देखिए, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, पियर फॉल्स फ्रूट है। तो एडिबल पार्ट क्या बनता है? देखो बेटा, चाहे स्ट्रॉबेरी की बात करें हम, चाहे हम जो है वो एप्पल की बात करें, दोनों के दोनों फॉल्स फ्रूट है। एप्पल में जो एडिबल पार्ट है, खाया जाने वाला भाग है, वो थैलेमस है। और आप देख रहे हैं बेटा, यहां पे हमको जो दिखाई पड़ रहा है स्ट्रॉबेरी में, हमें थैलेमस देख रहे हैं, और एकिन दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये है स्ट्रॉबेरी, ये भी फॉल्स फ्रूट में आता है। ठीक है। द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और मे बी ड्राई। फल मासल हो सकते हैं, सॉफ्ट गूदे वाले हो सकते हैं जिनको एनिमल खाते हैं, या ड्राई हो सकते हैं, ग्राउंडनट और मस्टर्ड ड्राई फ्रूट होते हैं इनके। मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड के, तो कई फ्रूट जो होते हैं उनमें डिस्पर्सल की मैकेनिज्म होती है। अब देखो बेटा, याद रखिएगा, सीड डिस्पर्सल की जो मैकेनिज्म होती है ना, वो कैसे होती है? आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको लगता है कि आपको आम के पौधे को आपने देखा कि मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि एक मैंगो ट्री है, उसमें बढ़िया पके हुए फल लगे हुए हैं, अच्छे मैंगो लगे हुए हैं, सुंदर से आम लगे हुए हैं, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। आप पेड़ के पास से निकले, पके हुए आम की एक अलग ही खुशबू होती है, बड़ी अच्छी खुशबू आपको आ रही है, एकदम जो है वो येलो कलर के मैंगो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और बड़े बड़े से मैंगो है। आपने चुपचाप इधर देखा उधर देखा, कोई है तो नहीं, एक मैंगो आपने तोड़ लिया। इमेजिन करते, तोड़ लिया, तोड़ने के बाद आप वहां से आगे निकल गए, भैया कोई देखना ले, नहीं तो बोलेगा कि मेरे खेत में से तुमने आम चुरा लिया। आम का पेड़ नहीं बोलेगा, पर वो मालिक खेत का जरूर बोलेगा। आप लेके भाग गए। ठीक है, मत करना ऐसा, पूछ लेना, किसी से पूछोगे तो वो दे देगा आपको आसानी से एक मैंगो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? आपने मैंगो खा लिया। आपने कहा अरे वाह, चलो हमारा पेट भरा, अच्छा लगा हमको खा के, और गुठली को आपने फेंक दिया, जो आम की गुठली होती है उसको फेंक दिया आपने। खेत से आप आगे निकल चुके थे, रास्ते में कहीं गुठली फेंक दी आपने खा के। आपको पता है वो मैंगो का पेड़ आपसे काम करवा ले गया, उसने तुमको फल का गूदा खिलाया कि खा ले भाई ये गूदा, और तू मेरी गुठली को दूर कहीं फेंक के जा, ताकि अगला पौधा बन जाए, मेरा रिप्रोडक्शन हो सके, और मेरा जो वारिस है वो दूसरे खेत में लगेगा जाके। यहां आसपास लगेगा ना तो कंपटीशन करेगा, वो दूर फेंक दिया उसको जाके। तुमको ऑफर किया उसने बढ़िया रसीला मीठा फल, जब वो कच्चा था वो आम। अब ये बात अलग है, तुम इंसान हो, तुम कच्चे आम की भी जो चटनी बना खा लेते हो, कच्चे आम का तुम अचार डाल लेते हो, अब तुम इंसान हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। लेकिन प्रकृति ने तो बोला था कच्चा मत खा, कसेला है। पका हुआ आम तो तुम 2-3 खा लोगे, पर कच्ची केरी 2-3 नहीं खा पाओगे तुम। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download
Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. कच्चा था तो खट्टा था, अच्छा नहीं था, वो पक गया तो मीठा हो गया, क्योंकि ऑफर उसने किया कि भैया आप देखो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम कच्चा खाए को ले जा रहे हो, कच्चा ले जाओगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तुम खा पी के खत्म कर दोगे उसको अचार डाल के, लेकिन हमारा क्या, तो वो तो पाप हो गया उसके दृष्टिकोण में। आम के पेड़ ने बोला कि यार तुम तो हमारा जो वो रिप्रोडक्शन आगे ही नहीं होने देते, तो पका फल लेके जाओ, फिर देखो तो तुम उसका गुठली भी नहीं काट पाओगे, बस कोशिश करोगे, बड़ा मेहनत लगेगा उसमें। अचार डालने के लिए बाजार से कच्ची करी लेके आते हैं लोग ताकि कट जाए आसानी से वो। क्या लगता है आपको, बचपन में जब छोटे थे ना तो हमारे घर में भी अचार डाला करता था, मम्मी कच्ची केरी मंगाया करती थी, घर में एक मशीन थी, सबके घरों में होती है मशीन, नहीं मतलब एक लकड़ी का होता है, इसमें एक चाकू जैसा लगा होता है, उससे केरी काटते थे। हमारे डैडी बड़ा डरते थे, पिताजी हमारे, कि बच्चों को हाथ मत लगा देना, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम तो बहुत प्रयोगदर्शी आदमी थे, बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाले, चुपचाप से जाते थे, देखते थे, कुछ केरी उठाया और 2-4 बार काट के मजा लेते थे। उस काटने में मतलब का, जबकि कितना खतरनाक है, उंगली नीचे जाए तो उंगली कट जाए उसमें, लेकिन काटा करते थे। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उत्पादी, कुछ जो मना करो वो जरूर करेंगे, जाके जरूर करके देखेंगे, जो मना करो जरूर करके देखेंगे वो। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब यह कि पका हुआ फल तो ऑफर करता है। अब मान लो किसी ने बोला कि मूंगफली ने बोला, ग्राउंडनट ने बोला, मटर ने बोला, मटर ने कहा, मूंगफली ने कहा हम कोई फल मल का गूदा तुमको नहीं देंगे। अब यह बात अलग है, तुम मटर भी खा लेते हो, कच्ची मटर लेके आते हो, बीज पूरा पकता भी नहीं है, उसे बना के खा लेते हो, है ना, हम तो इंसान है, कुछ भी करते हैं। लेकिन पर्पस ये था कि मटर, मान लो मटर जो है लगा हुआ, मटर जो है जब पूरा पक जाएगा ना, जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तो उसका जो फल है ऑटोमेटिक फट जाएगा वो, और सीड नीचे गिर जाएगा उसका। तो डिस्पर्सल के कई तरीके होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में विस्तार में नहीं दे रखा है, पर तब भी बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है सीड डिस्पर्सल की, फ्रूट डिस्पर्सल की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में दे दूंगा आपको, बहुत शॉर्ट में दूंगा आपको मैं। एक बार पढ़ लेना मेरे कहने पर, मेरा कहना थोड़ा बहुत मानते हो नहीं मानते हो, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, मेरे कहने पे, क्लियर, मेरे लिए एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर many plants depends on animal for seed depends on animal for seed dispersal, इसे बोलते हैं ज़ूकोरी। ज़ूकोरी एनिमल की मदद से सीड का डिस्पर्सल, ज़ूकोरी कहता है, ठीक है, वो उनको न्यूट्रिशनल रिवॉर्ड देते हैं, फल का गूदा देंगे, अट्रैक्टिव फल होंगे, जो है वो रंगीन फल होंगे, पका हुआ आम पीला चमकदार दिखाई पड़ता है, कच्चा आम हरा दिखाई पड़ता है, पत्तियों में कहीं मिक्स होता है वो, ठीक है, तो ये रिवॉर्ड मिलता है, इसको पहचान, अट्रैक्ट होकर एनिमल वहां पहुंचेगा, खाएगा और सीड के डिस्पर्सल में रोल प्ले करेगा वो, ठीक है। देखिए अपना हाउ सीड ट्रेवल्ड के, तो हम देखते हैं कि यदि वो, हमने क्या बोला, हमने कहा देखो यदि किससे हुआ बेटा, एनिमल से हुआ, ज़ूकोरी बोला हमने, हवा से यदि सीड का डिस्पर्सल होगा उसे बोलेंगे हम एनिमोकोरी, उसे हम एनिमोकोरी बोलेंगे। हवा से यदि सीड का डिस्पर्सल होगा तो उसे हम एनिमोकोरी बोलेंगे उसे हम, ठीक है। एनिमल से होगा हम ज़ूकोरी बोलेंगे उसे, वाटर से होगा हाइड्रोकोरी बोलेंगे उसे हम, ठीक है। देयर आर वेरियस मैकेनिज्म फॉर द सीड डिस्पर्सल, जिस पर मैं आपको परफॉर्मेंस शीट दे दूंगा बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, डिस्पर्सल इज द ट्रांसफर ऑफ द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, के पेरेंटल प्लांट जो मुख्य प्लांट है उससे बीज को दूर ले जाओ ताकि आसपास कंपटीशन ना हो। क्यों, क्या एडवांटेज इसका, इससे इट इज एडवांटेज ऑफ डिस्पर्सल आर, डिस्पर्सल के फायदे क्या है, टू अवॉइड कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा ना हो, इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइविंग विंटर में जो है सर्वाइविंग के चांस बढ़ाते हैं, कहीं कुछ सीड ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर विंटर का उन पर इतना असर नहीं होता है, ठीक है। फिर
नए हैबिटेट में प्लांट का डिस्पर्सल होता है, नए जगह पर प्लांट लगने लगते हैं उठ के, और इससे प्रजाति की संख्या, जीवों की संख्या बढ़ने लगती है। ये एडवांटेज होते हैं सीड डिस्पर्सल के, ठीक है। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ के। अधिकांश पौधों में क्या होता है, जब ओवरी फल के रूप में डेवलप होती है, बाकी सारे स्ट्रक्चर फॉल ऑफ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट, कुछ स्पीसीज में, जैसे एप्पल की बात करें हम, स्ट्रॉबेरी की बात करें हम, काजू नट की बात करें हम, थैलेमस जो होता है वो फ्रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, वेरी वेरी आईएमपी के। फॉल्स फ्रूट में थैलेमस फ्रूट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ऐसा स्ट्रॉबेरी में होता है, एप्पल में होता है, काजू नट में होता है बेटा के, ठीक है। जबकि जो ट्रू फ्रूट होते हैं, जो वास्तविक फल होते हैं, वो केवल और केवल ओवरी से वो डेवलप होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बेटा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में अंतर देखिए आप, देख रहे हैं यहां पे जो एडिबल पार्ट है बेटा वो पेरिकार्प है, यहां पर एडिबल पार्ट क्या है, वो है थैलेमस। जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो है थैलेमस के। जो एक्चुअल फ्रूट है वो ये है, एक्चुअल फ्रूट, जो एप्पल का जो एक्चुअल फ्रूट है वो ये है, ठीक है। और जो बाहर का हिस्सा जो है एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो है इसका थैलेमस है, जो एडिबल पार्ट है। तो एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, काजू नट, ये फॉल्स फ्रूट है, जबकि ग्रेप्स हुआ, गुआवा हुआ, ये क्या है, ये ट्रू फ्रूट है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे, पार्थेनोकार्पी। टर्म पार्थेनोकार्पी को दिया था एफनो ने, टर्म पार्थेनोकार्पी को देने वाले साइंटिस्ट थे एफनो। एफनो ने टर्म पार्थेनोकार्पी को दिया। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है विथआउट फर्टिलाइजेशन, बगैर पॉलिनेशन एंड विथआउट फर्टिलाइजेशन के फलों का जब विकास होता है उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होते हैं, दे आर सीडलेस फ्रूट, ठीक है। देखिए, है ना, आप सोचिए ये जो सेकंड वाला, पता नहीं आपने खाया या नहीं खाया, आप, हम लोग मार्केट से हम जो तरबूज लेके आते हैं उसमें तो बीज होते हैं। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जो मार्केट में तरबूज मिलता है उसमें बीज होते हैं। लेकिन मैंने जो है मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर एंड इवन इन अमेरिका में जब भी गया हूं, मैंने वहां पर फ्रूट सैलेड में जो फल देते हैं मॉर्निंग में, जो ब्रेकफास्ट में जो है वो, जो होटल्स होते हैं उनमें, जो अच्छे होटल्स होते हैं उनमें ब्रेकफास्ट जो है वो बुफेट ब्रेकफास्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि तमाम तरह के फ्रूट्स वहां पे रखे होते हैं। तो वहां पे जो वाटरमेलन देखा मैंने अक्सर, वो सीडलेस देखा, उसमें एक भी बीज नहीं। अपने दिमाग में है कि भी वाटरमेलन लोगे तो अपन जनरली क्या करते हैं, वाटरमेलन का सबसे अच्छा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा मीठा होता है, उसमें लेकिन सीड बहुत होते हैं। लेकिन वहां देखोगे आप तो वहां पे एक भी सीड नहीं मिलेगा उसमें, कि वो ऐसा है, वो पार्थेनोकार्पी से बनाया। देखो अपना, देखो वाटरमेलन में एक भी, देखो बीज ही दिखाई पड़ रहा है, ना के बराबर बीज है ही नहीं, बीज क्या जो दिख रहे हैं दो आपको पॉइंट, वो केवल डिजेनरेटिंग है। वो पपीता देखा होगा आपने, मार्केट में कई बार पपीता मिलता है, हम मार्केट से देसी पपीता लेकर खाने में वो सीड वाला ही अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पपीता देखा तो ये भी क्या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, देखो आप, तो इसमें क्या, इसमें एक भी सीड आपको अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक। बनाना, सबसे अच्छा बनाना आपको बताऊं मैं कि पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है जो, उसके पास कुछ गांव है, दार्जिलिंग के पास कुछ गांव से एक विलेज है लावा, मेरा बड़ा फेवरेट स्पॉट है ये, कभी दोबारा जाऊंगा वहां पे मैं। जब ये कोरोना का सिचुएशन खत्म हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मेरी बड़ी चाह है कि मैं एक बार कलकत्ता आऊं, कोलकाता आऊंगा, किसी बड़े से कन्वेंशन हॉल में जो है वो बुकिंग करूंगा, आपसे सबसे मिलूंगा मैं, ठीक है, इनवाइट करूंगा आप लोगों को, आप आइए मुझसे मिलिए, कि हम लोग मिलेंगे। और थोड़ा मुझे वेस्ट बंगाल घूमने का है, वो भी इसके ऊंचे स्थान जो है, एक बार लावा जरूर जाऊंगा, एक बार दार्जिलिंग भी जरूर जाऊंगा। बहुत सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर जगह, बहुत अच्छे लोग हैं, सुंदर जगह, एंड एक ड्रीम प्लेस जिसमें मुझे, मतलब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं या आप जो है वो यूरोप में कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, तो मैं बोलूंगा देखो यूरोप तो मेरा फेवरेट जगह में से एक है ही सही, लेकिन मुझसे आप बोलेंगे तो मैं सबसे पहले एक बार दोबारा से कश्मीर जाना पसंद करूंगा। अभी वहां पे बर्फ गिर रही है, बहुत सुंदर है।
यदि आपने अपने भारत में रहकर कश्मीर नहीं देखा आपने, तो यकीन मानिए कुछ बहुत अच्छा आपने नहीं देखा है। यदि आपने कश्मीर नहीं देखा तो कुछ बहुत अच्छा आपने देखा। जन्नत बहुत सुंदर जगह ये है कि वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज हुए, वहां पर जो है वो तमाम तरह की जो झगड़े हैं, जो बॉर्डर पे जो विवाद है वो सब है, तो वो सब चीजें उसको पीछे। अदरवाइज आपको बता दूं मैं, कश्मीर इतनी अच्छी जगह है कि उसको डेवलप किया जाए ना, शांति वहां पर हो जाए, टेररिस्ट एक्टिविटीज जीरो हो जाए, बाहर का इन्फिल्ट्रेशन रुक जाए, धर्म को लेकर तमाम तरह की जो लड़ाई है वो सब खत्म हो जाए ना, स्विट्जरलैंड कहीं नहीं लगता सामने। इतना सुंदर जगह है। और लोकल आप पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या है, पर मैं आपको बताऊं मैं कि मेरा निजी अनुभव है कि लोकल कश्मीरी जो लोग हैं ना वहां के, बहुत ही अच्छे नेचर के, बहुत ही कोऑपरेटिव टाइप के लोग हैं। पूरे इंडिया में आपको बहुत कम जगह ऐसे लोग देखने मिलेंगे। खैर ये मेरा निजी अनुभव हो सकता है बेटा, आपका अनुभव डिफरेंट कर सकता है, पर तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि वहां जो केला मिलता है लावा में, वो बनाना छोटा बनाना होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, छोटा बनाना होता है, और उसमें सीड भी होता है अंदर, और वो डिफरेंट एकदम। आप जो मार्केट में हम जो केला खा रहे हैं ना इतने दिनों से खरीद के बाजार से, वो केला बनाना जो है उसका स्वाद उसके सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब आपको लगेगा पहली बार कि अच्छा केला तो ऐसा होता है, हम पता नहीं इतने दिन से क्या खा रहे थे। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। चलिए जो वहां के हैं ना वो समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं बेटा, हम वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के वो डेवलप होते हैं। ठीक है, बनाना is one such example. पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसके लिए हम जिबरेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिबरेलिन और ऑक्सिन का इस्तेमाल हम पार्थेनोकार्पिक इंडक्शन में कर सकते हैं। ऐसे फ्रूट को हम, जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। याद रखिएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो सीडलेस होते हैं। क्लियर? अब ये तो बात की हमने पार्थेनोकार्पिक की। अब एक बात और, सीड बनने के क्या फायदे हैं एंजियोस्पर्म को? व्हाट आर द एडवांटेजेस? एनसीईआरटी लिखता है कि सीड ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म। के क्या फायदा है? देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीड बनता कब है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका होता है तो सीड बनता है। और एक आपको मजे की बात बताऊं मैं, इवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए हुआ था। मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एडॉप्टेशन है प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए। अब एक प्लांट है, उस प्लांट को जिस तरह का एनवायरनमेंट जिंदा रहने के लिए चाहिए, एक पौधे को जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए, जिस तरह का उसको जो है वो वेदर चाहिए, जिस तरह का उसे लोकल कंडीशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो कंडीशन मिलती है कब? सपोज एग्जांपल लें, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ठंड के मौसम में। मान लो कोई एक प्लांट है, उसको अपने जीवन के लिए सबसे अच्छी अवस्थाएं जिसमें वो ग्रो करता है वो मिलती कब? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। मार्च में गर्मी पड़ने शुरू हो जाती है। अब वो उस गर्मी को वो प्लांट सहन नहीं कर सकता है। सुनना बात को, उस गर्मी को प्लांट सहन नहीं कर सकता है तो क्या होगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म। तो वो केवल यदि पौधा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो पौधे पर उस गर्मी का इफेक्ट पड़ता, पौधा मर गया होता और अगली पीढ़ी खत्म हो गई होती, है ना? ऐसे ही होता। लेकिन प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति अपने रास्ते खुद ढूंढती है, नेचर अपने रास्ते खुद ढूंढता है। प्रकृति ने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा पौधों में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता रहेगा पौधों में, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा खोजना पड़ेगा जो एडवर्स कंडीशन को सहन करने में मदद करे। क्या हुआ? घटना का परिणाम यह निकला, पौधे ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, सीड बनाया, सीड को उसने जो है मैच्योर किया, मैच्योरेशन में उसके अंदर से मॉइस्चर कम कर दिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन कर दी, सीड डॉर्मेंसी में चला गया और नीचे बिखर गया, जमीन पे गिर गया। गर्मी पड़ी, तेज गर्मी पड़ रही है,
सीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं पड़ा हुआ है जमीन में, वो कहीं मिट्टी में, कहीं दबा पड़ा है, कहीं पे है वो। पौधा खत्म हो गया, मर गया, सारे पौधे मर गए, वो सीड जमीन पर पड़ा हुआ है। वो प्लांट गया कहां? बीज में कन्वर्ट हो गया, जमीन में पड़ा हुआ है। अब मई का महीना, मार्च निकल गया, अप्रैल, मई, जून का महीना, गर्मी पड़ रही थी। मिड ऑफ जून, जुलाई के आसपास बारिश आई। सुनिए कहानी पौधे की, मेरी जवानी, पौधे की कहानी, मेरी जवानी। बारिश आई, पहली बारिश, रिमझिम रिमझिम, बरसे रे बदरा, ठीक है, बादल बरस रहे हैं रिमझिम रिमझिम, ठीक है। तो मिट्टी में पानी गया, आया, वो सीड कहीं मिट्टी में दबा हुआ था, कहीं पे पड़ा हुआ था, पानी वाटर मिला उसको, ठक से जिंदा हो गया। अरे मतलब बॉस, अच्छी कंडीशन, अच्छे दिन आने वाले हैं। समझ गए? तो अच्छे दिन आने वाले बीज को मालूम चल गया। अब पानी गिरा, सीड ने थोड़ा सोखा उसको, और पानी गिरा, अब सीड तैयार हो गया जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही बारिश हुई, बारिश खत्म हुई, सीड तैयार कर लिया अपने आप को, और वो धीमे धीमे जर्मिनेट हो रहा है, वो नया पौधा निकला है। जो बीज नहीं, जो पौधा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, बीजों के अंदर वो जिंदा था। जीवन को बचाने का उपाय था ये। वो सीड, उसके अंदर जीवन प्रेजेंट था पूरा। आई बात समझ में? चलिए, एनसीईआरटी क्या बोलती है इस कहानी के बारे में, देखो। फर्स्टली क्या ऑफर करता है एडवांटेज को सीड? फर्स्टली, पहला, since reproductive processes such as pollination and fertilization are dependent on water, seed formation is more dependable. देखो इंडिपेंडेंट के, देखो अब सिंपल सीड के, देखो क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसका मतलब सीड का निर्माण जो है वो होना ही था, ठीक है। सीड का निर्माण जो है वो होना ही था, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सीड जो है वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम परिणाम था, और उसको सुनिश्चित करने के लिए वाटर पर डिपेंडेंस जो है पॉलिनेशन की और फर्टिलाइजेशन की खत्म कर दी गई। अब सीड का बनना निश्चित हो चुका था, वो होना ही बनना ही था। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडॉप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज के। सीड के अंदर अब कई बचपन में, देखो अभी आपको बता दूं मैं, आप लोग तो अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हो, ठीक है, आप में से अधिकांश बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे। मेरी जो एजुकेशन हुआ है बचपन में, तो मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे फादर जो है वो एक जज थे। तो पहले छोटे तहसील प्लेसेस में पोस्टिंग होती शुरू में, तो जहाँ भी वहाँ पे जो सरकारी स्कूल था उस जमाने में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल था। मतलब मेरा जमाना थोड़ा डिफरेंट था, आपसे बहुत पीछे था, आपका आप में से जो है वो आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस जमाने में सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल एक आध दो किसी बड़े शहर में हुआ करते थे। तो मैं पढ़ा हूं, उसी स्कूलों में पढ़ा हूं। ये बात होगी 80s से 90s के बीच की, ठीक है। मतलब 80 में तो मैं, मतलब ये मान लीजिए कि ये होगा तकरीबन, हाँ 85 से 95 के बीच की बात मान लीजिए आपके। तो ये जो स्कूल जहां वहां जब पढ़े, तो उन स्कूलों में बच्चे आते थे पढ़ने, सब तरह के बच्चे थे। कुछ बच्चे बड़े बदमाश थे, वो अपने बैग में, स्कूल के बैग में कुछ सीड लेके आते थे। क्लास छुट्टी तो सीड फेंक के मारेंगे, और वो सीड ना चिपक जाया करते थे, कपड़े पे चिपक जाते थे। देखा वो सीड, ऐसा वो सीड होता है, ऐसा वो सीड होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे निकले होते हैं सीड के ऊपर। पता नहीं तुमने फेंक के किसी को मारा या नहीं मारा, ठीक है, मारना नहीं किसी को, पिटाई लग जाएगी नहीं तो, है ना, जमाना ठीक नहीं है पहले जैसा। तो सीड को मार दिया करते, चिपक जाया करते थे सीड, वो निकालते थे फिर उसको। कुछ बच्चे थे बदमाश के। तो ये जो तरीका था ना, अब मुझे नहीं मालूम था कि ये तब उस जमाने में कि ये तो बीज की प्लानिंग है ये। वो बच्चे तो बेचारे जो है ना, वो बच्चे तो ऐसे ही हैं, उनको सीड इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे फेंक, वो फेंक के मार देते थे। वो सीड ऐसा होता है कि वो किसी कोई एनिमल पास से निकलेगा तो उसकी सरफेस में चिपक जाएगा वो। तो सीड जो है उसने डिस्पर्सल के कई तरीके खोज रखे हैं उसने, ठीक है। फिर सीड के अंदर सफिशिएंट मात्रा में फूड रिजर्व होता है। यंग सीडलिंग को
जो नॉरिशमेंट मिल चाहिए होता है शुरू में ग्रो करने के लिए, वो सीड उसको प्रोवाइड करता है। जब तक कि नया जो सीडलिंग है, नया नवजात पौधा खुद से फोटोसिंथेसिस ना करने लगे, तब तक सीड उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, उसका सीड का जो हार्ड कोड होता है वो उसको उसके एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और being product of sexual reproduction they generate new genetic combination leading to variation। सीड चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनते हैं तो उनमें हमको नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो है क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है रिकॉम्बिनेशन होता है, तो हमको नए वेरिएशंस हमको यहां पर देखने मिलते हैं प्लांट के। ठीक है, सीड जो होते हैं वो हमारे कृषि का आधार है, बेसिस है वो। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। मैंने कहा ना 14% से कम नमी होगी तो ही सीड को आप स्टोर कर पाओगे, इससे अधिक होगी तो सीड आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मम्मी क्या करती है, गेहूं ले लेती है और गेहूं को सुखा लेती है धूप में सुखा लेते हैं ताकि उसको स्टोर कर सके। अनाज कभी भी किसान क्या करता है, पहले फसल काटेगा, धूप में रखे रहेगा, वो फसल का बंडल धूप में रखा रहेगा खेत में, फिर उसको लाके उसमें से गेहूं निकालेंगे, फिर गेहूं को सूखने रखेंगे, एकदम से अंदर पैक नहीं कर देंगे, वो नमी कम करने के लिए। ठीक है, और अगले मौसम में फिर उससे हम फसल को लगा पाते हैं। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी के बड़े सारे एडवांटेज है बेटा, है ना। ठीक, क्या एडवांटेज देखते हैं हम। मान लो ऐसा होता कि सीड बनने के बाद तुरंत ही जर्मिनेट हो जाता, तो सीड बना, नीचे गिरा, हजारों पौधे एक मेन प्लांट के आसपास आते और हजारों पौधे उस मेन प्लांट से भी कॉम्पीट करते, तो जिंदा रहने की संभावनाएं कम से कम हो जाती है ना, जिंदा रहने की संभावनाएं भी कम से कम हो जाती। बीज क्या करते हैं, डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं, मतलब इतना वक्त होता है उनके पास में कि ये इनका डिस्पर्सल हो सके, आगे लंबा जा सके उनके, तो अपनी जगह से हटने के लिए उनको टाइम मिल जाता है। अरे देखो, ऐसा प्रकृति में कुछ भी घटना बेटा ऐसी है कि कुछ अजीब कुछ भी नहीं है। जब हम छोटे थे, मेरे 2 भाई, हम 3 भाई थे। ठीक है, मतलब 3 भाई हैं हम, अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। हमारे माता पिता, वो भी कई भाई बहन थे, हमारे डैडी के 4 भाई 2 बहनें, मम्मी की 2 बहनें 2 भाई, है ना। तो हमारा एक परिवार, चलो हमारे परिवार शुरू करते हैं। मेरे माता पिता, हम 3 भाई साथ रहा करते थे, एक ही घर में रहा करते थे, झगड़ा करते थे, लड़ते थे, बहस करते थे। ठीक है, उठा के फेंक के मार दिया करते थे, मम्मी डैडी से पिट लिया करते थे, मम्मी डैडी को 4 बातें बोल भी दिया करते थे, सुन भी लिया करते, सब काम करते थे। फिर क्या हुआ, हम लोग बड़े हो गए, पढ़ाई की अपनी अपनी, हम सबके अपने अपने परिवार हो गए। मैं बॉम्बे आ गया, मेरा छोटा वाला भाई कहीं और चला गया, बड़ा वाला बीच वाला भाई कहीं और रहता है। भाग्यशाली हूं, मम्मी मेरे साथ रहती है, कभी कभी बीच वाले भाई और छोटे भाई के यहाँ भी जाती है, पर मोस्टली मम्मी मेरे साथ रहती है। फादर है नहीं, अभी चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारा परिवार भी देश के 3 अलग अलग जगहों पर बंट गया। मेरे 2 बेटे कल को पढ़ेंगे, कल को एक बाहर चला जाएगा, कहीं चला गया, एक कहीं और चला गया। ये भी तो डिस्पर्सल है यार। आप सोचो, एक घर के अंदर मान लो ऐसा होता कि 10 पीढ़ियां एक ही घर में रह रही होती, तो घर को बड़ा करना पड़ता। उसी घर में तो पॉसिबल नहीं है रह पाना। हम भी तो करते हैं, समझो। मतलब कहने का था, इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए बात का, कि सीड का डिस्पर्सल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धरती पर जो जीवन फैल रहा है ना, ह्यूमन सब जगह पे है, वो इसीलिए तो है। देयर ऑल्सो, हम लोग भी अलग जाके अपना अलग चीज बचाने की कोशिश करते हैं। आप भी ऐसे, आज आप घर में साथ में, आज आप फैमिली के साथ में, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। वक्त निकल जाता है बेटा, वक्त निकल जाता है। ये बात अलग है कि आने वाला वक्त तुम्हारा कैसा होगा, वो इस बात पर निश्चित पर निर्भर करेगा कि आज के वक्त में तुमने उस वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए क्या प्रयास किए थे आपने। हम केवल वर्तमान का रोना रोते रहेंगे, पिछले पास्ट को पकड़े रहेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमको आगे की तरफ देखना पड़ेगा। प्रकृति है, जितना टफ सिचुएशन आपको देगी ना बेटा, उतना मजबूत बनाकर बाहर निकालेगी आपको, उतना मजबूत बना के। तुमको लगता है कई बार कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों,
क्योंकि तुम इस लायक हो, उसे बर्दाश्त कर सकते हो, तुम इस लायक हो कि तुमको आगे जाके बहुत बड़ा कुछ काम करना है, इसलिए कई बार टेस्टिंग होती है। ठीक है, चलिए लौट के आते हैं मुद्दे पे। तो डॉर्मेंसी के, सीड डॉर्मेंसी के क्या एडवांटेज है? इट्स रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द प्लांट्स, स्टोरेज ऑफ सीड इज प्रोलॉन्ग्ड एंड इट्स सर्वाइवल मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब बीज को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, डिस्पर्सल का टाइम मिल जाता है। ठीक है, सीड जो है वो एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और से जो है डॉर्मेंसी होने पे कहता है कि बीज के अंदर अपने आप से होने वाला जर्मिनेशन को हम इन सिटू जर्मिनेशन कहते हैं, वो रुक जाता है। ठीक है, वीपेरी का मतलब क्या होता है? ये वीपेरी वो कंडीशन होती है जिसमें कि जो है वो एम्ब्रियो सीड के अंदर ही डेवलप हो जाता है बगैर फ्रूट से बाहर निकले। जब तक वो फल के अंदर, नॉर्मली क्या होता है, पहले फ्रूट पकेगा, पका हुआ फल बस्ट कर जाएगा और फिर सीड बाहर निकलेगा। पर कई बार क्या होता है, और सीड जमीन पे कहीं गिरेगा फिर बाद में जर्मिनेट होगा। पर कई पौधों में क्या होता है, फल से फ्रूट जब फटेगा ना तो सीधा पौधा बाहर निकलेगा, उसे वीपेरी कहते हैं। ये कहां देखने मिलता है? ये आपको देखने मिलता है मैंग्रोव्स में। मैंग्रोव्स में हेलोफाइट्स जो होते हैं, जो सॉल्टी जगह पर पाए जाते हैं, जो सॉल्टी जगह पर पाए जाते हैं ना, वहां हमको ये देखने मिलता है, क्योंकि वहां पे सीड जर्मिनेशन की कंडीशन उचित नहीं होती है, तो वहां हमको जो है वो वीपेरी देखने मिलती है। ठीक है, अब देखो हाउ लॉन्ग डू दी सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स, ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रजाति पे, है ना। ये पीरियड जो है वो अलग अलग प्रजाति पे, कि गेहूं का जो सीड है उसको आप 1000 वर्ष के लिए नहीं रख सकते हैं, गेहूं के बीज को आप 1000 वर्ष के लिए नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप कमल के बीज को रख सकते हैं। जो देखते हैं आप, जो ब्रह्मा है, जो देवता ब्रह्म, जो देव है ब्रह्मा है, या भगवान ब्रह्मा जो है वो कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। लक्ष्मी को भगवान जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो कमल का फूल चढ़ाते हैं। कमल इस बात का प्रतीक है, लंबा जीवन हो, लंबे समय तक धन रहे, धरती लंबे समय से विद्यमान है, कमल इस बात का प्रतीक है। तो कई लोग जो है वो सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे भगवान को कमल के ऊपर बैठा दिया, देखो इनको तो सामान्य समझ भी नहीं है। ये सब प्रतीक है बेटा। सच में यदि आप कोई भी रिलीजन को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जो है जुडाइज्म हो, चाहे आपका क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जो है वो कोई भी धर्म हो, उसको सच में आप समझोगे ना तो आप पाओगे कि वैज्ञानिक चीजों को जोड़ दिया गया उसमें के। और चूंकि लोग विज्ञान को इतना आसानी से मानते नहीं थे तो उसको धर्म का रूप दिया गया। तो हर धर्म में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। हम क्या है, हम उनको समझते नहीं है, हम उसके लिए बहस करते हैं, हम अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, हम उसके लिए लड़ते हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग पर, किसी और चैनल पर कोई धर्म से जुड़ी हुई टिप्पणी करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं पहना हूं इस रंग की शर्ट, आप पहने हैं नीले रंग की शर्ट, तुम पहने हो चेक वाली शर्ट, आपने जो टॉप पहन रखा है वो नारंगी रंग का है, आपने टॉप पहन रखा है वो ऑरेंज कलर का है ना। हो सकता है, पर्पस क्या है? शरीर ढकना है ना, यही पर्पस है। धर्म का पर्पस सिर्फ इतना सा है, आपको सही राह पर रखना। तेरी कमीज नीली है बेटा, मेरी कमीज सफेद है, आपका टॉप जो है वो पिंक है, मेरा कमीज का रंग कुछ और है, पर्पस सबका सेम है। धर्म भी ऐसे ही है, अलग अलग रंग की कमीजें हैं वो। मैं बोलूं आपसे कि मेरी कमीज ज्यादा अच्छी है, तेरी कमीज अच्छी नहीं है, या आप बोलें उससे, मुझसे, इर्रिलेवेंट है या नहीं है, इलॉजिकल है या नहीं है ना। चलिए आप समझ गए। देखो बेटा, ये जीवन के सत्य हैं, क्योंकि जब हम इन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, हमारा दृष्टिकोण बड़ा नहीं करते ना हम, तो हम जीवन में बहुत बड़ी चीज को खो रहे होते हैं, हम छोटी चीजों में बड़ी तरक्की खो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा कि आप डिपेंड करता है। तो कमल का बीज की बात करते हैं, हमने कहा था 1000 वर्ष सकता है, पर गेहूं के बीज का उतना टाइम नहीं है। तो मतलब ये है कि कुछ इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वायबिलिटी ओनली विद इन फ्यू मंथ, मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कुछ महीने के बाद उनका जीवन खत्म हो जाएगा। वो सीड रहेगा पर खत्म, वो
सर्वाइव नहीं कर पाए। सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर ए सेवरल ईयर, ठीक है। कुछ भी जैसे होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर के यानी कई सौ वर्षों तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। कई सौ वर्षों तक भी सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। अब आज की बात करते हैं भैया। सबसे बड़ा विवाद चल रहा है इस समय किसान आंदोलन। कई लोग कहते हैं सर आपने कभी नहीं बात की इसके बारे में। नहीं, मुझसे यदि आप पूछेंगे ना कि एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री खड़ा हो, एक तरफ एक आम किसान खड़ा हो, मुझसे आप पूछेंगे कि आपकी, देखो मैं प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर का कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप पूछेंगे कि दिल से आप किसका रिस्पेक्ट करेंगे, कौन आपके लिए आपको लगता है कि ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। मेरी बात को बेटा गलत मतलब मत लेना इसका। मैं बोलूंगा भारत का किसान, आम किसान, आम आदमी। आम आदमी यदि हम नहीं होंगे ना तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो सरकारें नहीं चलेंगी। हम किसी को मानते हैं कि तुम व्यवस्था संभालो, चूंकि हम मानते हैं इसलिए आप व्यवस्था संभाल रहे हैं। हम ना होंगे ना, एक अकेला आदमी कभी लीडर नहीं हुआ करता है। लीडर बनने के लिए क्राउड चाहिए होता है, अकेले आदमी का कोई। तुम जाओ ना जंगल में, जाओ जंगल में जाके बात करो, अकेले घने जंगल में चले जाओ, वहां जाके बोलो कि मैं भाषण दे रहा हूं, आओ चिड़िया आओ, उल्लू आओ, भालू आओ, टाइगर आओ, हिरण आओ, चीतल आओ, गाय बैल बकरी भैंस जो मिलेगा, कि हम तुमको भाषण देंगे, हम लीडर हैं। उड़ता हुआ पक्षी सर पर बीट कर जाएगा, हो गया लीडरशिप तुम्हारी पूरी, ठीक है। मतलब कोई नहीं तो लीडर क्यों है आदमी? क्योंकि कारण यह है कि कोई सुन रहा है उसको। सुनना बंद तो नेतागिरी बंद भाई, सिंपल सी बात है। आप देखना बंद कर देंगे मुझे, मेरे को सुनना बंद कर देंगे, आई एम नथिंग, आई एम हियर, आई एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, अदरवाइज आई एम नथिंग। मैं बोलूं मैं महान शिक्षक हूं, अरे कोई देख ही नहीं रहा तेरे को दादा, तो कौन कहां से महान शिक्षक है? कोई सुनना ही नहीं चाहता तेरे को, तो वो तो पर्पज ही खत्म हो गया ना। अब बातें हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि तमाम तरह का, बहुत सुनिएगा, आज का लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि आज सबसे बड़ा विवाद यह है कि किसान जो है वो विरोध कर रहा है बिल का, कि भैया जो बिल आया सरकार का वो ठीक नहीं, अध्यादेश जो आया। और सोशल मीडिया अपनी एक अलग कहानी सुना रहा है, वो कह रहा है अडानी ने बना लिए हैं बड़े बड़े गोदाम और अडानी सरकार से करवा रहा है काम। इज इट ट्रू? हम तो हैं भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, झट से पड़ता कि भैया अडानी ना अंबानी ना इनके कहने पर सरकार ऐसा कर रही, जबकि सरकार अलग है, वो अलग है, वो बिजनेसमैन है, नॉर्मल काम कर रहे हैं अपना। लेकिन हम क्या, हम हर सफल आदमी से चिढ़ते हैं मन में। मेरी बातें मैं बहुत कड़वी बोलूंगा, अभी सुनिएगा ध्यान के। हम हर सफल आदमी से चिढ़ते हैं, हम ये सोचते भी नहीं कि क्या अच्छा क्या बुरा, हमें बस इतना मालूम है कि वो अमीर है, हम क्यों अमीर नहीं है। वो अमीर इसलिए है कि उसने हमको लूट लिया है, नहीं भैया वो अमीर इसलिए है कि उसने कुछ किया है। तुम 10,000 लोगों को नौकरी देके दिखाओ, तुम 25,000 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट करके दिखाओ, तुम सरकार को भारी भारी हजारों करोड़ का टैक्स देके दिखाओ। नहीं, वहां तो टैक्स सेविंग करेंगे हम, टैक्स की चोरी भी करेंगे हम, मेहनत भी नहीं करेंगे हम, दिन और रात भी एक नहीं करेंगे हम, नौकरी पे हम नहीं जाए किसी को रखेंगे क्योंकि हमारा धंधा सीख जाएगा तो हमें भगा देगा, हमको ही निकाल देगा, वो भी नहीं करेंगे हम। लेकिन चिढ़ते हम अमीर से। अब बात बुरी लगी, बहुत बुरी बात लगी कि सर क्या बोलने लगे अचानक से। सच्चाई यह है कि सरकार का फेलियर कहां पर है, गवर्नमेंट का फेलियर है कि सरकार ने किसानों की योजना को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ चीजें योजना में खराब हो सकती है पर पूरी योजना खराब नहीं हो सकती है। किसानों के साथ में क्या है, किसान बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेंटीमेंटल होते हैं, और वो खेतों में रहने वाले जो लोग हैं, जो बड़ा एफर्ट करते हैं, जो देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको यदि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं लोगे तो प्रॉब्लम। उन्हें बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो यहाँ पे कोई भी पक्ष की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। आप बिल को पढ़ेंगे, चीज को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार गवर्नमेंट ने ये चीजें तो ठीक की हैं, 2 चीजें ये ठीक नहीं की इसमें। किसान का सुनेंगे, किसान बोलेगा 10 चीजें, आप बोलेगा 8 तो सही बोल रहा है, 2 ये ठीक नहीं बोल रहा है। खैर सरकार, हमारा मुद्दा यहाँ पे, हमको सरकार से किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने काम से मतलब है। हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पर आपके सामने अडानी
एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड का एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, और लिखा है इन सर्विस ऑफ भारतीय खाद्य निगम इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है ये क्या है? वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के अंदर, आप सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, खुले दिमाग सुनिएगा, कोई बायस रखे बगैर। भारत के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज का संग्रह करता है और जो है वो कई हजार मीट्रिक टन अनाज जो है वो अंदर किया जाता है हर बार, और उसी अनाज को सरकार खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। ठीक है, बड़ी मात्रा में खरीदती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उसमें से हर साल बगैर यूज किए बड़ा अनाज खराब हो जाता है, चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बड़े इफेक्टिवली कोशिश करती है, पर इफेक्टिवली सारा अनाज मैनेज नहीं कर पाती है। तो प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए इनवाइट किया गया, और प्राइवेट सेक्टर में अडानी ने इतने बड़े बड़े साइलोज बना लिए। ये साइलोज है बड़े बड़े, ठीक है, साइलोज मतलब बड़े बड़े भंडार गृह हैं, और इन भंडार गृह को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है ऑफर किया गया, भैया अनाज आप लीजिए किसानों से, हमको दीजिए। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई ये अनाज हम लेंगे, इसके अलावा आप भी अनाज को परचेस कर सकते हैं। तो पैरेलल एक सिस्टम शुरू कर देगा, भाई तुम भी अनाज खरीद के इसमें रख सकते हो। लोगों को लगता है कि ये काला बाजारी है, पर ये गलत है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी तो अनाज खरीदता है। इंडिया में इतनी बंपर पैदावार होती है अनाज की कि यदि उस पूरे अनाज को यदि एफसीआई ना खरीदे और ऐसे लोग ना खरीदे ना, तो अनाज यदि बाजार में आएगा ना तो उसका दाम तेजी से नीचे गिर जाएगा। दाम तेजी से नीचे गिरेगा तो ये बात अलग है, खाद्यान्न की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, किसान के पास पैसा आना कम बंद हो जाएगा, किसान के पास फाइनेंशियल एकदम कम हो जाएगा, और उससे पूरी इकोनॉमी नीचे जाए, प्राइमरी सेक्टर पूरा नीचे जाएगा। खेती लाभ का व्यवसाय नहीं रहेगा, खेती नुकसान का व्यवसाय बन जाएगा। जितनी लागत लगाया उससे कम में अनाज बिक रहा है। टमाटर का यदि मान लीजिए आपके खेत में 1000 क्विंटल टमाटर लग गया, तो आपको 1 रुपए किलो भी भाव नहीं मिलेगा। तो वो बैलेंस बना हुआ है फीडबैक सिस्टम से, कि ज्यादा अनाज एफसीआई के अंदर, ज्यादा अनाज साइलोस के अंदर, रिमेनिंग अनाज मार्केट में एक कॉस्ट मेंटेन रहेगा। फिर जैसी कम होने लगेगा यहां से अनाज बाहर निकलेगा, पैदावार होगा, फिर से अंदर आएगा। ये सिस्टम लगातार चल रहा होता है, और ये सिस्टम ही इकोनॉमी को जिंदा रखे होता है। तो ये साइलोस का बनना कोई आश्चर्य नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन वही ना, मैं अभी जो बोल रहा हूं, हो सकता है इसको लेके भी कई लोग जो विवाद करें, पसंद ना करें। आई एम नॉट प्रमोटिंग मिस्टर अडानी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बिजनेसमैन, आई जस्ट टेल दैट कि प्लीज बी लॉजिकल। व्हाट्सएप पर यकीन मत कीजिए, यकीन कीजिए सही दस्तावेजों पर, सही जानकारी पर, क्योंकि जानकारी के अभाव के चलते कई बार हम इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करने वाले। मैं किसानों के साथ पूरी सहानुभूति, सरकार को बात करना चाहिए, गवर्नमेंट को दिस शुड ट्रीट वेरी वेल टू देम। वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमको अन्न देने वाले हैं। फॉर्मर्स का जो कंट्री रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उसका उस कंट्री के का कोई रिस्पेक्ट बाहर नहीं करेगा। किसान इंपॉर्टेंट है, पर आधुनिकीकरण, बेटर स्टेप्स, आने वाले समय की तैयारी करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल, तो इस कहानी से एक सार निकला इस पूरी स्टोरी से कि भैया ऐसा है कि अनाज जो होता है ना, सीड जो होता है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, वाइबिलिटी होती है, उससे अधिक उसको जो है हम नहीं रख सकते हैं। तो साइलोज में जो अनाज रखा जाएगा वो बेटर कंडीशन में रखा जाएगा, थोड़ा और अधिक लंबे समय तक वो रह पाएगा। ठीक है, अब देयर आर सेवरल, हम क्या करते हैं, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड के। हम बात करते हैं बेटा कि जो है वो कई बड़े पुराने और वाइबल सीड, जो जीवित सीड है, उनके हमें रिकॉर्ड या दस्तावेज हमको मिले हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि करते हैं बेटा इसमें कि से ल्यूपिन एक सीड होता है, ओल्डेस्ट द ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, जो आर्कटिक टुंड्रा है वहां से एक सीड मिला है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है ना, ये सीड को जर्मिनेट किया गया, इससे फ्लावरिंग भी हुआ, और आपको पता है ये बीज 10,000 वर्ष पुराना है। ठीक, इसने 10,000 ईयर्स की डॉर्मेंसी को शो किया है। 10,000 वर्ष पुराने बीज को जर्मिनेट कर लिया गया। ठीक, फिर एक और रिकॉर्ड मिला हमें, 2,000 वर्ष पुराना हमको सीड मिला है, वाइबल सीड है, डेट पाम खजूर का बीज था, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा का, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जो आर्कियोलॉजी वाली खुदाई करते हैं वहां पे किंग हेरोल्ड के पैलेस से मिला है हमको, डेड सी ना, मृत सागर के पास में जो किंग हेरोल्ड का पैलेस है वहां से मिला है। ठीक है, मतलब ये सबसे पुराने सीड हैं, हजारों वर्ष के बाद भी वो जर्मिनेट कर गए। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड? याद रखिएगा बेटा,
कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि एक फल के अंदर हजारों की संख्या में बीज होते हैं। ऑर्किड की बात कर लीजिए, बारीक 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 बहुत सारे सीड देखने मिलते हैं। ऑर्किड फ्रूट आर वन ऑफ सच कैटेगरी, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, बहुत बारीक सीड होते हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ इन फ्रूट ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज सच एज ओराबंकी एंड स्ट्रिगा के। ओराबंकी में स्ट्रिगा दोनों के दोनों पैरासिटिक प्लांट होते हैं बेटा, ओराबंकी और स्ट्रिगा दोनों पैरासिटिक प्लांट हैं। इनमें भी जो है वो आपको बड़ी संख्या में जो है फ्रूट के अंदर सीड आपको देखने मिलते हैं। देखिए आप ऑर्किड के सीड देख रहे हैं, ये हमें ऑर्किड के सीड दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सीड हैं। ठीक है, देखिए हाथ में लेके देखा हमने, ये जो डस्ट, ये रेत नहीं है, ये सीड है ये। ठीक है, ये सीड्स हैं, ये बड़ी संख्या में स्मॉल मिनिएचर सीड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रोनी, इसका मतलब क्या है? ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो हमें मालूम है कि ऑल्दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि हम बात करते हैं एस्ट्रेसी परिवार के कुछ स्पीसीज, ग्रासेस की कुछ स्पीसीज, उनमें एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म होती है सीड को प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ध्यान से बात सुनिए। देखो नॉर्मली हमने क्या देखा था कि बगैर फर्टिलाइजेशन के यदि फलों का विकास होगा वो सीडलेस होंगे, उनमें बीज नहीं होंगे। पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे एस्ट्रेसी फैमिली की कुछ प्रजातियों की बात करें, हम ग्रासेस की बात करें, घास की बात करें, तो उनमें एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वे बगैर फर्टिलाइजेशन के भी जो है वो सीड का विकास कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन का एक्ट है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस इज द नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और एपोमिक्सिस बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। ठीक है, What is a fruit production without fertilization is called, तो पार्थेनोकार्पी कहा था इसको हमने। ठीक है, thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction, very very important। के मैंने कहा ना बेटा एपोमिक्सिस जो है एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें कि बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस को, देखो सीड क्या था, सीड जो है अंत में, सीड जो है इट इज सीड इज द एंड रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एपोमिक्सिस में वैसा नहीं हो रहा है। यहां पे सीड बन रहा है बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमेना को ये मिमिक करता है, उसकी नकल करता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड के बनने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। देखो एग सेल जो होती है जो बगैर मियोसिस के एग बनता है, और ऐसा एग होता है डिप्लॉयड, बगैर मियोसिस के यदि एग बनेगा तो वो डिप्लॉयड एग होगा। और डिप्लॉयड एग जो है उसे बगैर फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं, उसको तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है और वो सीधा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सीधा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। तो जब कभी बगैर रिडक्शन डिवीजन के, बगैर मियोसिस के एग बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा, एग बनेगा, डिप्लॉयड एग होगा, तो उससे डायरेक्ट एम्ब्रियो बन सकता है। तो ये भी एक एपोमिक्सिस का तरीका हो गया। ठीक है, मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, कई नींबू और आम के वैरायटी में देखने मिलता है। न्यूसिलर सेल्स, न्यूसिलर सेल क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ये न्यूसिलर सेल क्या करती हैं, ये एम्ब्रियो सेक के आसपास वाली न्यूसिलर सेल होती हैं, ये एम्ब्रियो के रूप में व्यवहार करती हैं, दे डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब सोचिए न्यूसिलस की सेल खुद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई वो, तो क्या हो गया, एक ओविल में आपको एक से अधिक एम्ब्रियो देखने मिलते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, इसे बोलते हैं, सही सच्चे अर्थों में इसको बोलते हैं एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं इसको हम, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर न्यूसिलस की सेल जो थी जिसका कोई वास्ता ही नहीं था इस कहानी में, लेकिन वो पिक्चर में आ गई, उसने खुद भी अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तो एम्ब्रियो बन रहा है, रियल एम्ब्रियो बन रहा है जो जाइगोट से बन रहा है, बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो न्यूसिलस की सेल से बन गए, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड के। देखो बेटा सिंपल सी बात है, बड़ी मेहनत से साइंटिस्ट हाइब्रिड वैरायटी तैयार करते हैं, बेहतर प्रकार के टमाटर, बेहतर प्रकार की सब्जियां के। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो अच्छी बात ये कि इन हाइब्रिड से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, और ये जो हाइब्रिड को हमें कल्टीवेट करना होता है। लेकिन जैसे ही हम हाइब्रिड को कल्टीवेट करने के इस्तेमाल करते हैं तो हाइब्रिड का स्प्लिट, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड याद है,
लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड के टूटने का नियम क्या था? हाइब्रिड के टूटने का नियम क्या होता है बेटा? हाइब्रिड के टूटने का नियम होता है क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब ये हाइब्रिड गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे, तो हाइब्रिड में से आधे हाइब्रिड, हमको आधे प्लांट हाइब्रिड मिलेंगे ही नहीं। तो जो हमने हाइब्रिड बनाया है उसका पर्पस खत्म हो गया। तो इसीलिए हाइब्रिड को आपको एसेक्सुअल तरीके से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगेन उसकी भी अपनी समस्या है। तो क्या लिखा इसमें? वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हर साल हमको हाइब्रिड सीड बनाने पड़ते हैं। इफ सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, यदि हाइब्रिड से निकाले गए बीजों को हम बोएंगे, द प्लांट्स इन द प्रोजनी विल सेग्रीगेट, पौधों में जो प्रोजनी में जो प्लांट्स है वो सेग्रीगेट कर जाएंगे। रेसेसिव करेक्टर और जीन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है जो अच्छा है, मान लो आपने इसको सेल्फिंग कराया, आप सीड बनाया, इसने सेल्फिंग कराया, क्या होगा उसके सीड में? एक कैपिटल टी होगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, एक स्मॉल टी होगा। तो प्रॉब्लम यहां पर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हाइब्रिड के कैरेक्टर को अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो हाइब्रिड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। हर बार हमको हाइब्रिड सीड बनाना पड़ता है। किसान कहता है कि भैया हमको जो है हाइब्रिड बोना है, हम जाते हैं मंडी में और हम जाके मंडी से खरीद के लाते हैं हाइब्रिड सीड को बोने वाले को, और वो व्यापारी बोलता है 10,000 रुपए का एक बोरा देंगे, जबकि गेहूं का दाम तो 2,000 रुपया है, पर वो हमको 10,000 8,000 रुपए में एक बोरा दे रहा है हमको बोने के लिए, क्योंकि भैया उसको डेवलप करने में बहुत एफर्ट लगा है। वो हाइब्रिड है, वो हर बार नए सिरे से बनाना पड़ता है उसको। तुम जो लेके बेचने आते हो वो मल्टीप्लाई होने के बाद वो सेग्रीगेटेड सीड है। अब तो इसलिए कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड का जो है वो एक्सपेंसिव होता है किसान के लिए। ये तो हो गई समस्या। कोई सॉल्यूशन है क्या इसका? देखो मैं हमेशा कहता हूं इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देयर मस्ट बी ए सॉल्यूशन। ओके, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक। अब हमने क्या किया? हमने एक दिमाग लगाया, हमने कहा कि काम करते हैं यार, हम हाइब्रिड को जो है वो एपोमिक्टिक से ना हमें ऐसा तैयार कर दें इसको कि इसकी जो सीड बने उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेट ना करें, वो सेक्सुअली बने ही ना, वो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस होगा तो कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे। रोक दो उसको, एपोमिक्सिस को अपनाते हैं। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी, then the farmer can keep using the hybrid seed to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seed every year। क्या किया? इन फसलों में ऐसा जेनेटिक मेकअप में चेंज किया हमने कि इनसे जो फसलें, जो हाइब्रिड सीड को आप खेत में लगाओगे ना, तो उससे जो बीज लगेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सीड होंगे। मतलब सीड तो लगेगा पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं लगेगा, वो एसेक्सुअली लगेगा। तो उसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेंगे। डिप्लॉयड एगो कैरेक्टर वही रहेगा उसके अंदर, क्योंकि डिप्लॉयड एग से बना है वो, तो हाइब्रिड मेंटेन रहेगा। तो देखो एपोमिक्सिस के नॉलेज का ऐसे इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारी लेबोरेटरीज पर एक्टिव रिसर्च कर रहे हैं, जेनेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जीन्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एक बार कोई अच्छा हाइब्रिड बनाएं और उसको हमेशा के लिए मेंटेन कर पाए। इससे कॉस्ट कई गुना कम हो जाएगी। ठीक है, अब समझ, तो इसका मतलब यह हुआ कि एपोमिक्सिस जो है वो हेटेरोसिस को मेंटेन रखने की घटना, तो फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस मतलब हेटेरोसिस मतलब हाइब्रिड विगर को मेंटेन रखने का एक इवेंट है वो। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलिए, अब यहां पे क्या हुआ? यहां पर बेटा जो है कुल मिलाकर यहां पर हमारा चैप्टर वर्ड टू वर्ड, यानी हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। हमने एक शीट में आपको दूंगा जिसमें कि फ्रूट और सीड डिस्पर्सल की थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी, और जानकारी वही होगी जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उसमें आपको बहुत सारा, ये मत सोचिएगा कि सर आप ये डिटेल में पढ़ा दो, नहीं, जो सिलेबस में वही पढ़ाएंगे बेटा आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई है, तो उनको हम एक बार जो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में देख लेंगे। मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो भी आपको दे दूंगा, तो उसको एक बार बेटा लगा लीजिएगा आप, ठीक है ना, मेरे कहने पर।
तो यहां पर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था, कुछ मैंने बातें भी की आपसे, कुछ मैंने आपको बताया भी इसमें। तो मेरी बातों को देखो, मैं जब कुछ बातें कहता हूं ना तो उसको लेके कई लोग जज करते हैं मेरे को भी। मैंने अभी गौर किया है कि कई लोग मुझे जज करते हैं, मुझे 1 मिनट में अच्छा बोल देंगे, 1 मिनट में बुरा बोल देंगे। अरे तुम मुझे अच्छा मत बोलो, बुरा मत बोलो, मुझे एक आम इंसान जैसा रहने दो। मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई देवता नहीं हूं, कोई मैं महान पुरुष नहीं हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मुझे सामान्य रहने दीजिए आप। पर जो कहता हूं उस पर सोचिए जरूर, निष्पक्ष होके, कोई पूर्वाग्रह के बगैर सोचिए जरूर। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम बेहतर दुनिया देख दें? हम क्या हम चाहते हैं कि सिर्फ विवादों की दुनिया हम देखे जाएं? नहीं ना बेटा। भारत या पूरा विश्व एक बेहतर जगह बन सकता है केवल हम थोड़े से संवेदनशील हो जाएं, सच को सच और झूठ को झूठ समझने की समझ हमारे अंदर जाए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.